नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। और मैं एक बार फिर आपके बीच में ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं उस पर ये ओशियन करंट का टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है मैच वाले सवाल पूछे जाते हैं। मैचिंग करना है आपको, कौन सी जलधारा किस महासागर की है, और या वो है जलधारा ठंडी है या गर्म है, इस प्रकार की चीजें। तो मैंने आपको समुद्र विज्ञान में बताया कि सैलिनिटी मतलब लवणता, प्रवाल भित्ति और ओशियन करंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ 2 से लेकर 4 तक सवाल यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्वार भाटा वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभार आकृतियों पर भी सवाल पूछ लेता है। मैंने आपको पहले भी पढ़ा, उसको मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ उसको, कि महासागर की जो नितल पर मतलब जो उसकी सतह है ये वाली, मतलब महासागर का जो नितल है ये वाला, उसमें कौन सी आ, आकृतियां मिलती हैं, इस टाइप की चीजें हम पढ़ चुके हैं। मग्न तट क्या होता है, मग्न ढाल क्या होता है, इन सब चीजों को भी हमने देखा था। तो अब ओशियन करंट पर जरा देख लेंगे। ओशियन करंट पर भी कभी कभार उसकी विशेषताओं पर भी सवाल पूछ लेता है। इस प्रकार की चीजें हम लोग बीच बीच में जानते रहेंगे, और मैप के माध्यम से जरा समझेंगे कौन कौन सी करंट इंपॉर्टेंट भी हैं और जो अक्सर सवाल उनसे पूछे जाते हैं। तो आज हमारे बीच में टॉपिक का ये रहेगा कि महासागरीय जलधाराएं होती क्या है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद जलधारा को प्रभावित करने वाले कारक, 2 तरह से प्रभावित करने वाले, उसकी दिशा को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उसकी उत्पत्ति को कमोबेश सेम सेम है, लेकिन आपको अंतर पता होना चाहिए, दिशा कौन निर्धारित कर लेता है और उत्पत्ति को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। लगभग ज्यादातर आपको मिलेंगे सेम, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2 टाइप की चीजें हो सकती हैं। कभी कभार आपको कंफ्यूज करा सकता है सवाल पे। जलधाराओं के फिर प्रभाव क्या होते हैं, जैसे ठंडी जलधारा आप देखेंगे, ये भारत है, और सॉरी, ये मैं आपको बता रहा था दक्षिणी अमेरिका, ये मान लीजिए दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पेरू की जलधारा बहती है, ठंडी जलधारा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बरसात नहीं होती है, एक बहुत ठंडा मरुस्थल मिलता है। और यहाँ पर आपने सुना होगा कि यहाँ पर बरसात बिल्कुल नहीं होती है, और कभी कभार 4-5 साल में यहाँ पर अल का प्रभाव देखने को मिलता है, लानीना का प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार से क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर त्रासदी टाइप की आती है। तो अल्नीनो जो लानीना करके एक प्रभाव आपने पढ़ा होगा, वो इसी ठंडी जलधारा के वजह से है। तो इसके क्या प्रभाव होते हैं, और जैसे ठंडी जलधारा है और वहां पर जैसे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा वो ऐसे जाती है उच्च अक्षांश पर, आप जानते हैं, जहां पर जैसे रसिया है, साइबेरिया का क्षेत्र है। साइबेरिया के क्षेत्र में पूरे 12 मास बर्फ जमी रहती है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम की जब गर्म जलधारा जाती है तो वो बर्फ को पिघला देती है। और ये वाला जो समुद्री मार्ग है वो पूरे 12 माह यहाँ पर आपके समुद्री जहाज मिल सकते हैं आपको, वो यातायात के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक बार सवाल, कभी कभी आपने एक मूवी देखी होगी, बड़ी फेमस है, लियोनार्डो दा विंची की है, आई थिंक, थोड़ा सा मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बड़ी फेमस है, टाइटैनिक। सोचिए, देखिए मिस कर रहा था नाम, टाइटैनिक। कभी कभार पूछ लेता है कि आपने मूवी देखते हुए आपको पता होगा कि जब ये जहाज जा रहा था अमेरिका की तरफ, तो किस जलधारा की वजह से ये समझ नहीं पाए थे, वहां लेब्राडोर की एक ठंडी जलधारा है, उसके साथ एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा बहकर आ गया था। रात में ये देख नहीं पाए थे, और पूरा टाइटैनिक जहाज आपकी त्रासदी का शिकार हो जाता है ना। तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, किस प्रकार से जलधाराओं के विपरीत जब जहाज जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, जलधाराओं के अगर साथ में जब जहाज जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी हम थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास कर लेंगे कि क्या क्या चीजें जलधारा प्रभाव में आती हैं। और फिर महासागरों की जो विभिन्न जलधारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्री में आपसे सवाल इसमें पूछा जाता है, ये प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, शेष तो मेंस के लिए ज्यादा है, लेकिन प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल पूछता है मैच कराने के रूप में। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं महासागरीय जलधाराएं होती क्या है। महासागरीय जलधाराएं, इनको इंग्लिश में ओशियन करंट बोलते हैं। जब आपने देखा होगा नदी क्या होती है, नदी का जल इस तरीके से बहता है, ठीक है ना। तो आप सोच लीजिए महासागर एक बहुत बड़ा कोई स्थल भाग है, ठीक है ना, वो जल भाग नहीं है, स्थल भाग है, और उसमें ही एक छोटा सा पोर्शन
बस वो एक क्रमानुसार नदी के रूप में बह रहा है ना, नदी के रूप में ये बह रहा है। हालांकि ये भी जल है, ये भी जल है, लेकिन इसका एक निश्चित जो जल है, मान लीजिए ये करीब इसकी चौड़ाई मान लीजिए 20 किलोमीटर की है या 50 किलोमीटर की है। 50 किलोमीटर की ये जलधारा ये कुछ इस दिशा में लगातार बह रहा है, जैसे नदी एक बहती है दिशा में। तो इस प्रकार की जो ये बहने वाली जो दिशा है, इसको करंट बोलते हैं, महासागरीय करंट। इसका इससे कोई जो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अपनी वैसी ही रहती है। तो यही यहाँ पर लिखा है, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है जो जल क्षैतिज रूप में, उसे महासागरीय धारा कहा जाता है। इसके और इसमें कुछ और नाम है, जैसे महासागरीय जल पवनों के प्रभाव में, जैसे पवन आप जानते हैं महासागरों में, आप कभी सागर के किनारे खड़े हो, शाम को लोग जाते हैं घूमने बीच पर, जो मतलब शहर समुद्र के किनारे हैं, वहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो जैसे आपको मैं एक जगह का नाम बताता हूँ, रामेश्वरम। रामेश्वरम पे एक जगह है धनुषकोटी। आप वहां जाइए, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का वो मिलन स्थल है। वहां इतनी तेज हवाएं चलती, इतनी तेज हवाएं चलती हैं, वहां पर बालू जो है वो उड़कर, रेत जो है वो उड़कर लगती है। बड़ी अच्छी जगह है, आपको जाना चाहिए, धनुषकोटी नाम है। आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, बड़ा प्यारा प्लेस है, आपको जरूर जाना चाहिए अगर आपको मौका मिले घूमने के लिए। तो जब पवनें चलती हैं, तो आप जानते हैं महासागरों में जल बार बार उठता गिरता रहता है, वो पवनों की वजह से होता है। तो उसकी वजह से पवन मान लीजिए उत्तर दिशा में बह रही इस तरीके से, तो कुछ अपने साथ जल का प्रवाह करती है। तो इस प्रकार के जो प्रभाव होता है उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, मतलब धीरे धीरे ड्रिफ्ट करके उसको बहाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जल एक निश्चित दिशा में तीव्र गति से जब प्रभावित होता है, उसको धारा कहते हैं, जिसको हमको पढ़ना है, करंट जिसको बोलते हैं। इसके कई कारण होते हैं उत्पत्ति के, और इसमें पवन भी एक प्रमुख कारक है, उसको हम आगे अभी देखेंगे। इसके अतिरिक्त जब तीव्र गति से निश्चित सीमा में एक बड़े क्षेत्र का सागरी जल जब है, वो नदियों के समान जो मैंने आपको बताया, जब आगे बढ़ता है, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। यही करंट का ही एक पार्ट है, बस करंट जो है वो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा बहती है। जब उसकी स्पीड थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है, तो उसको स्ट्रीम टाइप का शब्द उसको दे देते हैं। बस ये केवल इंटेंसिटी का फर्क है, ये थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र होता है स्ट्रीम, और महासागरीय धाराएं इससे थोड़ा सा सापेक्ष रूप से छोटी हो जाएंगी, लेकिन है इसी का एक बड़ा भाग। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, हालांकि इससे बहुत डायरेक्टली सवाल नहीं आता, बस हमको पता होना चाहिए। ये मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में आपको देखना पड़ेगा। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित हम जो कारक है उसको दो तीन भागों में बांट लेते हैं। एक तो पृथ्वी से जो संबंधित कारक है, उनकी वजह से महासागरीय धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं। एक महासागर स्वयं क्या कारक उत्पन्न करता है जिससे महासागरीय धाराओं को दिशा और दशा निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कारक हैं उनको भी हम देखेंगे। तो पहले महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के वो कारक जो पृथ्वी की गति से संबंधित है। तो आप जानते हैं पृथ्वी इस तरीके की है, थोड़ा सा अंडाकार, और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे भ्रमण करती है। तो क्या होता है, भ्रमण करते हुए ये तेजी से भ्रमण कर रही है, लेकिन जो महासागर का जल है वो इस स्पीड से इस ओर नहीं बढ़ पाता है, तो वो जल पीछे छूटता चला जाता है। तो अगर पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, तो महासागर का जल इस तरीके से पीछे की ओर बहता हुआ दिखाई देगा। तो पहला तो आप समझ गए कि जब ये अपने जो धुरी पर ये परिभ्रमण करती है, ठीक है ना, तो जब घूमती है, तो इसकी वजह से ये महासागरीय जो धाराएं हैं पीछे छूटती जाती है। फिर जब ये घूर्णन करती है, घूर्णन करती है, घूर्णन करने के कारण एक कोरियोलिस बल उपलब्ध उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार का आभासी बल है। वो जो महासागरीय जो धाराएं हैं या पवने हैं, आपने पवनों को देखा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे उत्तरी गोलार्ध में ये आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं। ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ऐसा होता है। तो ये प्रभाव डालती हैं कहीं ना कहीं महासागरीय धाराओं पर भी। तो महासागरीय धाराएं भी इसके प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि कोरियालिस बल की वजह से वो जो जल धाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिने, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिण गोलार्ध में बाएं, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। पवनें भी ऐसे ही घूमती हैं, और आपकी जो जल धाराएं हैं वो भी ठीक इसी प्रकार से घूमती है। आगे चलते हैं, जरा इसमें देखते हैं। इसमें देखें, इसमें एक होता है इकमैन स्पाइरल। हालांकि बस आप इसका नाम याद कर लीजिएगा, इकमैन स्पाइरल किस चीज से संबंधित है, तो जल धाराओं से संबंधित है। होता क्या है, जैसे समुद्र है ये, ठीक है, ये मान लीजिए समुद्र का एक बड़ा पोर्शन है, इस तरीके से ये समुद्र है।
समुद्र की ऊपरी वाली जो सतह है वहां पर हवा इस तरीके से बह रही है, तो ऊपरी वाली सतह को बहुत प्रभावित करती है और निचली वाली सतह को थोड़ा कम प्रभावित करेगी, और निचली वाली सतह पर हो सकता है इसका प्रभाव भी ना पड़े। तो इस प्रकार से जो निचली सतह है उसकी भी अपनी एक दिशा हो जाती है, और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ये भी थोड़ा सा अपने आप में इनके कोरियोलिस बल का भी प्रभाव पड़ता है, और पवनों की वजह से ऊपर वाली जो जलधाराएं वो अलग बहती हैं, नीचे वाली जलधाराएं उनकी स्पीड अलग हो जाती है। तो इनका जो दिशा और दशा है वो थोड़ा सा इसमें अंतर आने का एक कारण बन जाता है। तो इसी सब जो कारण को बताया था वो एकमैन ने बताया था, एकमैन स्पाइरल इसको बोलते हैं। ठीक है, इस एकमैन स्पाइरल अगर सीधे पूछे शब्द तो किससे संबंधित है? जल धाराओं से संबंधित है। कभी कभार मान लीजिए आपसे कभी पूछ ले सिंगल लाइनर, तो आपको पता होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया अंडाकार है, तो वो पृथ्वी का घूर्णन का परिणाम है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, जैसे ये पृथ्वी अंडाकार है तो यहाँ पर इसका उभार ज्यादा है, तो उभार होने की वजह से ध्रुवों पर तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक अपकेंद्री बल लगता है। अपकेंद्री मतलब उठान की ओर, ऊपर की ओर बल लगता है। तो ये विषुवत रेखा से क्या होता है, जो जल होता है वो इस ओर एक बहने की इसकी प्रवृत्ति रखती है। तो ये भी एक पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एक ये प्रवृत्ति, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की वजह से है, तो ये एक विषुवत रेखा से ये ध्रुवों की ओर प्रभावित होने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये शब्द भी याद रखिएगा कि विषुवत रेखा से आपके ध्रुवों की ओर जल किस प्रकार से प्रभावित होता है। इसके बाद जरा देखें, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूर्णन करती है और घूमने की कोशिश करती है, और जो द्रव होता है वो साथ दे नहीं पाता तो पीछे की ओर छूटने लगता है। इस प्रकार पूरब से पश्चिम की ओर जो जल होता है वो बहने की प्रवृत्ति रखता है। तो अब आपको यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा था वो ये था कि आप इसको जरा समझिए क्या कहना चाहते हैं। ये पृथ्वी है, ठीक है, मैं आपको मोटे तौर पर ये इस तरीके से भ्रमण कर रही है, तो इतनी स्पीड से जल भ्रमण कर नहीं पाता है इसके साथ समुद्र का, तो समुद्र का जल इस तरीके से बहने की प्रवृत्ति रखता है। तो एक तो बहने की प्रवृत्ति ये हो गई। दूसरा, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, यहाँ ज्यादा होता है, तो यहाँ इस दिशा की ओर भी बहने की प्रवृत्ति रखता है। और तीसरा, कोरियालिस बल भी प्रभावित करता है, कि कहीं ना कहीं ये आपके इस दिशा की ओर मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रभावित करने का एक बड़ा सा कारण बन जाता है। तो आपको मैंने तीन चीजें बता दी, तीनों अलग अलग रूप से महासागरीय जो जलधाराएं हैं उनकी उत्पत्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्या है, अब इसमें देखिए महासागर क्या क्या महासागरों में पाया जाता है जिसकी वजह से जो जलधाराएं हैं वो अपना प्रभाव दिखाती है, उत्पन्न होती है। पहला पहला देखिए, विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा पे आप जानते हैं उस पे तापमान जो है वो अधिक होता है ना, यहाँ पर और यहाँ की तुलना में। यहाँ यहाँ पर तो बर्फ ही रहती है पूरे टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पर तापमान अच्छा मिल नहीं पाता है। यहाँ पर तापमान जो है उसको इस वाले क्षेत्र में, कर्क रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्र में अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तापमान ग्रहण करने के कारण यहाँ की जो जलधाराएं होती हैं वो गर्म होती है, पहली बात। और मैंने आपको बताया था घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन तो क्या होता है कि जब तापमान इसमें पड़ता है तो जल गर्म होकर फैलने की प्रवृत्ति रखता है। जल आप ये फैलने की प्रवृत्ति रखता है, तो इसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के कारण इसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। तो आयतन बढ़ने के कारण यहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो और इधर पे जल की मात्रा एक तरीके से इसके सापेक्ष में कम होती है, तो कहीं ना कहीं जल इसलिए इसकी ओर बहने लगता है। आप भी देखिए, जिधर जल ज्यादा इकट्ठा होता है और इधर अगर कम इकट्ठा है जल और वहां पर अगर थोड़ा सा बहने के लिए प्रवृत्ति है तो जल बहेगा जरूर। ये चीजें होती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडा है जल, तो वहां पर जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, आयतन कम होता है, वो बैठ जाता है जल वहां पर। तो इस प्रकार से जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से जल है वो ध्रुवों की ओर बहने की प्रवृत्ति रखता है। अब इसके बाद दूसरी चीज है, ये देखिए ध्रुवों की ओर प्रभावित होता है। दूसरा कारण क्या है महासागर का, वो हमको जरा देखते हैं। इस पे लिखा हुआ है कि जब देखिए मैंने आपको बताया था सैलिनिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सैलिनिटी ना, सैलिनिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सैलिनिटी को जरा देखिए, सैलिनिटी की वजह से क्या होता है, लवणता जो होती है, आपको मैंने बताया था जहां तापमान ज्यादा होता है तो उसकी वजह से
जब आयतन जब उसका जल विस्तारित करेगा, तो जल जब विस्तार होगा तो आयतन की वजह से कहीं ना कहीं उसमें लवणता में कमी आ जाएगी। जैसे जैसे मान लीजिए आप जैसे पानी गर्म करिए, ठीक है ना। पानी गर्म करने के बाद फैलने की प्रवृत्ति रखता है, उठने की प्रवृत्ति रखता है। तो जब विषुवत रेखा क्षेत्र में जब जल बहुत गर्म हो जाता है, तो उसके बाद वो फैलने की प्रवृत्ति रखता है, तो वो ध्रुवों की ओर, जहां जल बैठने की प्रवृत्ति रखता है, वहां की ओर वो एक प्रकार का संतुलन बनाने का कार्य करता है, ताकि सभी जगह समान रूप से जल का वितरण हो। कुछ इस प्रकार से चीजें मेंटेन रखती है। अब लवणता वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है, जहां लवणता ज्यादा होती है तो वहां जो घनत्व होता है वो है जल का, वो भी अधिक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि घनत्व अधिक होने का मतलब, यहाँ पर मैं आपको समझा दूं। एक नई स्लाइड ले लेते हैं जरा। जैसे ये बाल्टी है, ये है, ठीक है। अगर मान लीजिए इतना सा नमक है, ये लवणता है, और यहाँ तक पानी है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इतने से पानी में, मतलब मान लीजिए ये 100 लीटर पानी में मुश्किल से ये आपका 10 ग्राम नमक है, ठीक है ना। तो आप इसका जब भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो परसेंटेज है वो बहुत कम आ रहा है। मतलब अगर पूरा देखा जाए तो ऑन एन एवरेज इसका परसेंटेज आएगा 0.1, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए इस तरीके से है, ये बाल्टी है, इसमें 10 ग्राम ही आपके नमक है, लेकिन जो जल है वो मात्र 50 लीटर, ठीक है। तो 50 लीटर होने की वजह से अब अगर आप भाग देने की कोशिश करेंगे तो अब आपको देखने को मिलेगा ये आपका कट जाएगा, 0.2 हो जाएगा। ये देखिए बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, यही घनत्व है हमारा, यही लवणता है। तो औसत हमारा अगर जल जब कम होता है तो लवणता जो है वो बढ़ी हुई प्रतीत होती है। तब यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में, कि जब लवणता अधिक हो जाती है वहां पर, तो उस क्षेत्र में घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम हो जाता है, जैसे लाल सागर है और अरब सागर है, तो लाल सागर में लवणता बहुत है और अरब सागर में लवणता कम है लाल सागर की तुलना में। तो जो अरब सागर से जल है वो इसको संतुलन करने की अवस्था में आपको दिखाई देगा, तो जल यहाँ से बहकर लाल सागर की ओर जाता है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, जल के घनत्व में वृद्धि के कारण महासागरीय जल जो है वो बैठने लगता है, जबकि आसपास के ऐसे क्षेत्र जहां लवणता कम होती है वहां जल अपेक्षाकृत कम घनत्व का होता है तथा जल स्तर ऊंचा बना रहता है, ठीक है। तो लवणता कम होगी तो वहां पर इसका मतलब यह है कि वहां बाल्टी में पानी ज्यादा है। तो अधिक बाल्टी वाला पानी कम बाल्टी वाली पानी को बैलेंस करने के लिए, मान लीजिए आपको बैलेंस करने के लिए दे दिया जाए, तो 75 इसमें कर देंगे, 25 लीटर इधर से निकालकर दूसरी बाल्टी में आप डाल देंगे, ताकि आपका पूरा ये भी 75 हो जाए और ये भी 75 हो जाए। तो प्रकृति जो है वो बैलेंस करने के लिए लगती है। तो कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो जो कम लवणता वाला क्षेत्र है और जो अधिक लवणता वाला क्षेत्र है, तो कम जो लवणता वाले क्षेत्र से जो पानी है वो अधिक लवणता वाले क्षेत्र की ओर जाता है। तो ये भी एक बड़ा सा कारण है महासागरीय जल प्रभावित होने का, ठीक है। इसके बाद ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ जब पिघलती है तो आप जानते हैं वहां का जो जल स्तर है वो ऊंचा उठ जाता है। अब देखिए एक चीज आपको कंफ्यूजन हो सकती है, अभी मैं बोल रहा था कि ठंडे क्षेत्रों में वहां पर जल बैठने लगता है, फिर मैं ठंडे क्षेत्रों में बर्फ पिघलने की बात कर रहा हूँ। देखिए इन पॉइंटों को अलग अलग देखिए, अलग अलग कारण सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। कहीं पर लवणता की वजह से महासागरीय धाराएं बह रही हैं, कहीं जल अधिक है वहां की वजह से बह रही हैं, कहीं तापमान प्रभावी ज्यादा है उसकी वजह से जल धाराएं बह रही हैं, और कहीं कहीं पर जब बर्फ पिघल जाएगी तो आप सोचिए, मान लीजिए इतना है, अगर इसमें बर्फ पिघल जाती है तो यहाँ पर जल की मात्रा और बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, है ना। तो तो जल स्तर जो है वो ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण महासागरीय जल निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होने लगता है। तो होता क्या है एक्चुअली में, जैसे आप देखिए, ये है आपकी पृथ्वी, यहाँ पर उच्च अक्षांश पे बर्फ है, ये बर्फ पिघली तो यहाँ पर मान लीजिए अगर 100 ग्राम जल था, अगर बर्फ यहाँ पे पिघल गई तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए पहले 800 ग्राम था और 100 ग्राम इसको बैलेंस किए हुए था कहीं ना कहीं, तो अब ये 1000 ग्राम हो गया, तो पहले तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ जल भेजेगा ताकि दोनों आपस में बैलेंस हो जाए। प्रकृति का यही बैलेंस वाला नियम है संतुलन का, है ना। तो इसी प्रकार से संतुलन चलता रहता है। और कई बार आपने देखा होगा संतुलन खराब होने की वजह से कई प्रकार के तूफान और कई समस्याएं आती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको
मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, तो जो लवणता है वो भी प्रभावित करती है। यानी जहां लवणता कम है और जहां लवणता अधिक, तो कम वाली लवणता वाले क्षेत्र में पानी, इसका मतलब अधिक होगा, बाल्टी में वहां पानी ज्यादा होगा, तो अधिक वाली बाल्टी से कम वाली बाल्टी को बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अन्य कारण क्या हो सकते हैं। अन्य कारण क्या, वायुदाब। अब देखिए क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए ये है, अब यहाँ पर हवा एक प्रेशर बनाती है, तो यहाँ पर हवा जब प्रेशर बनाएगी तो एक प्रकार का जल जो है, जहाँ इसको इस तरीके से रहना चाहिए, वास्तव में अगर सापेक्ष रूप से देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से दबा हुआ महसूस होगा। जब ये दबा हुआ है तो यानी इसको बैलेंस करने के लिए कहीं और से पानी आएगा, है ना। तो इस प्रकार से जब वायुदाब जहां ज्यादा होता है तो, और जहां वायुदाब कम होता है, तो कम होने की वजह से इधर का जो जल है ये दबा रहता है, और उधर का जल है वो ऊपर की ओर थोड़ा सा प्रभावी रूप से उठा रहता है, कि उठने वाला जो जल है इसकी ओर बहने लगेगा। तो अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर जो है जल बहता है। यही मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि महासागरीय जल उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रभावित होता है, जहां वायुदाब आपका अधिक होता है उस ओर जल प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक अजीब सा गड्ढा टाइप का बना रहा है, तो प्रकृति इस गड्ढे को भरने के लिए अतिरिक्त जल इधर उधर से भेजेगी, है ना। तो थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है ये, कि प्रकृति कितना बैलेंस करती है चीजों को, और मनुष्यों ने अपनी गतिविधियों से कहीं ना कहीं इस बैलेंस को खराब करने का पूरा प्रयास जारी रखा है अपने। इसके बाद प्रचलित जो पवनें होती हैं उनके प्रभाव में भी महासागरीय जल पवनों की दिशा विस्थापित होती है। जल की जो अधिकांश जल धाराएं हैं वो प्रचलित पवनों की दिशा का ही अनुसरण करती हैं। ये बहुत प्रमुख कारण है, प्रचलित जो पवनें चलती हैं वो प्रचलित पवनों की वजह से ही कहीं ना कहीं जो जल धाराएं हैं उनकी दिशा बहुत निर्धारित होती है, और गति भी, और उनकी उत्पत्ति भी, अनुसरण भी। आप देखिए उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस पल के कारण पवनें मुड़ती हैं, तो आप देखिए जलधाराएं भी मुड़ती हुई दिखाई देती हैं, और पवनें भी उसको एक दिशा देती हैं। अब जिस ओर मान लीजिए आप नदी की बहाव जिस ओर है उसी तरफ आप नाव कर देंगे तो नाव की स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर है, पवनों की दिशा है, जलधारा वहां जा रही है तो पवन उसको अपने साथ और बाहर ले जाती है, तो स्पीड हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी महासागरीय क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, तो वहां देखिए वर्षा अगर अधिक होगी तो वहां जल अधिक हो जाएगा, तो जहां वर्षा कम होती है वहां जल कम हो जाएगा, तो यहाँ से जल स्तर जो है इसकी ओर बहेगा। इस प्रकार से जल धाराओं को हम देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अधिक वाष्पीकरण वाले क्षेत्र में जल के आयतन में कमी आ जाती है। अब देखिए मान लीजिए बाल्टी भरी हुई है, अब यहाँ पर अधिक तापमान की वजह से वाष्पीकरण हो गया, तो यहाँ पे जल कम हो जाएगा ना। तो क्या होगा कि जहां जल ज्यादा होगा वहां से इधर की ओर जल आने का प्रयास करेगा, तो यही वाष्पीकरण वाले जो क्षेत्र हैं, अधिक वाष्पीकरण वाले क्षेत्र, तो जहां जल अधिक होगा वहां से इस क्षेत्र की ओर जल बहता है। वहीं जैसे महासागर की आकृतियां, जैसे ये भारत है, तो भारत की आकृति इस प्रकार की, तो इसके सहारे जल बहने का प्रयास करेगा, तो कहीं ना कहीं आकृति भी इसकी दशा को निर्धारित करता है। तो ये जो है ये महासागरीय दिशा दिशा को निर्धारित करने वाले कारक में से आ जाता है। तट का संरूपण, अब आप देखिए, अब यहाँ पर जैसे ये इस तरीके से हिस्सा कटा हुआ है, अब यहाँ पर जो महासागरीय जल धाराएं हैं ये अंदर की ओर जाएंगी ना, तो कहीं ना कहीं तट की वजह से इसकी दिशा इस तरीके की होगी जल धाराओं की। ठीक है, इसके बाद महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से भी प्रभावित होती है। कैसे, पवनें धाराओं की उत्पत्ति का कारण होती हैं। सूर्य की आभासी गति के कारण वायुदाब पेटियों का विस्थापन होता है तथा प्रचलित पवनों की स्थिति भी उससे परिवर्तन होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर पवनों का ही बहुत बड़ा एक रोल यहाँ पर देखा जा सकता है। ये देखिए मैंने जब अपने नोट्स बनाए थे तो एक आपने सिनॉप्सिस सिनॉप्सिस आपसे लोग बहुत बोलते होंगे कि आपको शॉर्टकट बनाना है। ठीक है, तो ये वही सिनॉप्सिस है कि जलधारा क्या होती है, नदियों की गति वाला, ये मेंस में मैंने लिखने के लिए प्रयास किया था। और इसके बाद देखिए उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तापमान है जिसकी वजह से आयतन ऊपर नीचे होता है, हिम गलन है, मैंने आपको बताया बर्फ गलती है, लवणता वाला पोर्शन बताया, जहां लवणता कम होती है और जहां लवणता अधिक होती है, तो जो कम लवणता वाला क्षेत्र है वहां से जल अधिक सैलिनिटी वाले क्षेत्र की ओर बहता है। जल का घनत्व का मतलब होता है, अगर आयतन, जल का घनत्व अगर जहां ज्यादा होगा उसका मतलब ये है कि वहां पर जल की मात्रा कम, वहां जल की मात्रा जो है वो कम है, तभी तो घनत्व वहां पर ज्यादा है, छोटे भाग में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो अधिक जो कम घनत्व वाला क्षेत्र है मतलब वहां पर आयतन ज्यादा है। देखिए मैंने आपको परिभाषा बताई थी ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे
आयतन। तो अगर कहीं ना कहीं आयतन जो है वो कम होगा तब घनत्व बढ़ेगा। तो घनत्व जिस ओर बड़ा होता है यानी वहां पर जल की मात्रा आयतन कम होता है। तो जहाँ क्षेत्र में आयतन कम होगा वहां से जल अधिक घनत्व की ओर बहेगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और पवने मैंने आपको बताए थे। दिशा को प्रभावित करने वाले कारक भी आप देख लीजिए। पृथ्वी का घूर्णन भी है, कोरियालिस बल जो अभी मैंने बताया। तट, मैंने अभी भारत का आपको एग्जाम्पल देकर बताया। और पवन की दिशा भी इसमें एक बड़ा रोल निभाती है। उसके बाद धाराओं के प्रकार है यहाँ पर, उष्ण धारा, शीत धारा, इस प्रकार की चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसके बाद जरा सा ये मैप देख लेते हैं, जरा समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन करते हुए फिर मैप को एक बार समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका अटलांटिक महासागर है। इस वाले पोर्शन को आप कहते हैं प्रशांत महासागर। ये भी प्रशांत महासागर है और ये हिंद महासागर। ठीक है। तो ये जो चीजें है इनको जरा आपको देखना है। ये जो रेड भाग में है ये गर्म जल धाराएं हैं। और जो आपके सिंपल भाग में है वो आपकी जो ये नीली वाली है ये आपकी ठंडी जल धाराएं, ये गर्म जल धाराएं, ये आपको देखनी है। ये गल्फ स्ट्रीम की जल धारा है। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये 23.5 से चल रहा है। ठीक है। ये वाला पोर्शन ये बहुत गर्म रहता है। तो यहाँ से जलधारा जब ऊपर की ओर जाएगी तो ज्यादातर गर्म जलधाराएं जाएंगी। तो देखिए ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा ये देखिए बहती हुई जा रही है। इसको नार्वेनियन बोल देते हैं क्योंकि यहाँ नार्वे पड़ता है। ये लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है। और इसी प्रकार से ये आपकी ग्रीनलैंड, ये पड़ता है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की जलधारा है यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखेंगे ये इधर से आता है, ये ब्राजील की जलधारा है। ब्राजील के तट से किनारे बहते हुए जाती है, ये गर्म जलधारा है। ये बेंगुला की जलधारा है। और ये अगुलहास की जलधारा है, ये अरब सागर से इस तरीके से होती हुई जाती है। ये भी गर्म जलधारा है। ये मोजाम्बिक यहाँ पड़ता है, ये मोजाम्बिक है तो मोजाम्बिक की जलधारा है। यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले पोर्शन को जरा देखें, यहाँ पर प्रशांत महासागर की जलधारा है। इस वाले जरा देखें, ये क्यूओ शिवो और ये ओयो शिवो। ठीक है ना। तो इनसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं ये कहाँ की जलधारा है, ओयो सीओ कोयो सीओ। तो इन सबको अभी हम जब क्वेश्चन हल करेंगे तो तब वहां पर बहुत अच्छे से आपको चीजें मैं एक बार फिर से समझा दूंगा इसमें कि गर्म जलधाराएं किस प्रकार से बनती हैं। ये गर्म क्षेत्रों से जा रही हैं। और ये ठंडी जलधाराएं, देखिए आपको ठंडी जलधाराएं आपके लिए डाउट हो सकता है ये भी तो इसी क्षेत्र में आ रही है, ये फिर कैसे आ रही है। तो आपको मैं अभी बताऊंगा। एक पवन का प्रभाव होता है अपवेलिंग। ठीक है। अब वेलिंग प्रभाव होता है, कहने का मतलब है कि पवनें अगर ऐसे चल रही हैं तो कहीं ना कहीं इस वाले पोर्शन में भी ऐसे चल रही होंगी। तो इधर की जो जलधाराएं ऊपर बहती हैं उसको अपने साथ बहाकर ये ले जाती है। तो आप जब आपने कभी गर्मी में एहसास किया है तालाब में नहाकर, तालाब का ऊपरी पोर्शन हो सकता है आपको गर्म लगे लेकिन जैसे ही आप पैर डालेंगे नदी में तालाब में तो नीचे वाले पोर्शन में अचानक ठंडा पानी रहता है। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो ऊपरी परत तो निकल जाती है गर्म वाली और ठंडी परत नीचे रह जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से पवन जो है यहाँ पर बहती है तो ऊपरी जो परत का जो जल होता है उसको अपने साथ बहा कर ले जाती है। तो निचली जो परत का जल होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है। तो वो ठंडी जलधारा का एक तरीके से काम करता है। ये एक बड़ा कारण है। बकाया अभी हम जब सवाल हल करेंगे तो एक एक जैसे सवाल का नाम आएगा, जलधाराओं का नाम आएगा तो मैप से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने जरा सा चीजों को समझा और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं। तो अभी हमने यहाँ पर महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति को समझा, क्या कारण है, उसकी दशा को निर्धारित करने वाले क्या कारण है, और उसकी दिशा मतलब उत्पत्ति को और उसकी दिशा को निर्धारित करने वाले कारक क्या है। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इनसे संबंधित सवालों को करेंगे। अभी प्रवाल भित्ति के सवाल रह गए हैं उनको भी करेंगे, जो 8-10 सवाल कभी आए होंगे। और जो आपके जल धाराओं से संबंधित जो सवाल है उनको भी करेंगे और साथ साथ जल धाराओं को सीखते जाएंगे वहीं पर। तो आपको नाम भी याद हो जाएगा और ऑन द स्पॉट मैं आपको मैप के माध्यम से बताता भी जाऊंगा कि ये जलधारा बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 50 बार पूछा गया है, ये जरूर पूछा जाएगा। इस प्रकार की चीजें भी वहां पर डिस्कस हो सकती हैं। तो फिर आज हम इतना ही रखेंगे और फिर मुलाकात होती है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर हम सवालों के साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ज्वार भाटा वगैरह जो अन्य छोटे छोटे पोर्शन रह जाते हैं समुद्र विज्ञान में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं फिर। नमस्कार।